नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया हम लोगों ने, oogenesis पढ़ लिया हम लोगों ने। अब स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये दोनों जानकारी हो गई। अब आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो चलते हैं इसमें। पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। देखें, एक फिगर है। दिस इज सपोज एग एंड फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी स्पर्म हैं, थाउजेंड्स स्पर्म्स आर रिलीज इन वेजाइना। Thousands, they attack over the egg, but only one sperm successfully fused. After fusion the egg nucleus, plasma membrane stop, no any entry of the sperm. एक होता है, चारों तरफ से स्पर्म इसको अटैक करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। एक कोई पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद इसकी वॉल ब्लॉक हो जाएगी, फिर दूसरा कोई इसमें एंट्री नहीं करेगा, फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे देखते हैं कैसे होता है। देखें, फर्टिलाइजेशन की जो डिफिनीशन है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। एक शब्द आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले इंसेमिनेशन होता है। इन सीमेन का वेजाइना में रिलीज होगा विद द हेल्प ऑफ पेनिस। दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे आप इस स्ट्रक्चर को, अगर आपके दिमाग पर रहेगा तो फर्टिलाइजेशन को बड़े आसानी से हम समझ लेंगे। आप देखेंगे, दिस इज ओवरी, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ओवरी होती है, और ओवरी के बाद यहां पे हमारा फिलोपियन ट्यूब शुरू हो गई है। देखें, ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब, और यहां पे यूट्रस है। फिलोपियन ट्यूब यूट्रस में आके खुल रही है, और यूट्रस सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से कनेक्ट है। सर्विक्स पोर्शन है, वेजाइना और यूट्रस के बीच में एक कैनाल होती है, कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर, सर्विक्स होती है, फिर वेजाइना होती है। यानी वेजाइना के बाद सर्विक्स के बाद यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब्स लेफ्ट राइट दोनों साइड में होती हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड में ओवरी भी होती है। ओवरी में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स डेवलप होगा, फॉलिकल्स डेवलप होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स होगी, ओवल्यूशन होगा। यानी ग्राफियन फॉलिकल्स जब रैप्चर करेंगी ओवरी की वॉल से, तो सेकेंड oocyte, जिसको एग कहते हैं, वो बाहर आएगा। सेकेंड oocyte आपका जो फिलोपियन ट्यूब है, इसके 3 भाग हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमक। इनफंडिबुलम में फाइब्री होती है, फाइब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइब्री किसमें होती हैं? फिलोपियन ट्यूब में। पढ़े हैं स्ट्रक्चर हम लोग? फिलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। इनफंडिबुलम, देन एम्पुला रीजन, देन स्थमक, स्थमस। और आप देखेंगे इनफंडिबुलस रीजन में फाइब्री होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो एक को कैच करती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं, और फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। फिलोपियन ट्यूब से इनफंडिबुलम से होते हुए, जो फंडा होते हुए एम्पुलरी रीजन में जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर। इंसेमिनेशन क्या है? सीमेंस का वेजाइना में रिलीज हो जाना। जैसे ही सीमेंस वेजाइना में रिलीज होगा, ये सीमेंस में थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स रहेंगे विद हेल्प सीमेन से मिले हुए। सेमाइनल प्लाज्मा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे डिटेल में नहीं जाएंगे। सीमेन जो होता है सेमाइनल प्लाज्मा में स्विम करता रहता है। सीमेन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों को मालूम है।
अब आप स्ट्रक्चर अगर याद करेंगे तो सीमेन के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एक एक्रोसोम था, उसके ऊपर कैप थी, हेड रीजन था, नेक था, फिर इसके बाद मिडिल पीस थी, फिर उसके बाद टेल था। टेल इसलिए था कि स्विम करता है, फ्लैजिला लाइक। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है वेजाइना। और ये इंसेमिनेशन क्या होगा, वेजाइना के अंदर सीमेन का रिलीज हो जाना इंसेमिनेशन होता है। देन वेजाइना के अंदर से सर्विक्स से होते हुए स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा के साथ मूव करते हुए, तैरते हुए, स्विम करते हुए एम्पुलरी रीजन में जाते हैं। और इधर से एग जो जिसको सेकेंडरी ओसाइट करते हैं वो आएगा बीच में, एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। हमको पढ़ना क्या है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इस सिंपल स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया। एंड देन आगे देखते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। ये मूवमेंट दिखाया गया है स्पर्म का, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवम और स्पर्म का फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। बहुत सिंपल सी चीज है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारे फैलोपियन ट्यूब के जो 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एम्पुलरी रीजन में होगा, एम्पुला में। अब आप देखेंगे इधर से स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, देखिए इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म वेजाइना में रिलीज हुआ, यहां से स्विम करता हुआ यूटराइन, यूटराइन से फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है। यहां एम्पुलरी रीजन है, एम्पुलरी रीजन इस्थमस जंक्शन, एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है, यही सच पूछिए फर्टिलाइजेशन होता है। जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्पुला, यानी एम्पुलरी एंड इस्थमिक जंक्शन रीजन पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब इधर से देखेंगे, ये हमारा ओवरी है, स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द ओवरी। यहां पे ग्राफियन फॉलिकल्स से रिलीज हुआ रहा क्या, स्पर्म, ये देखेंगे रिलीज होगा एग, सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में अरेस्ट है, अभी मियोसिस पूरी नहीं है, अभी मियोसिस सेकेंड मियोसिस पूरी नहीं है, अभी मेटाफेज में अरेस्ट है। अब यही उससे इसी को सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं, एग बोल रहे हैं। ये यहां से आएगा फाइब्री, देख रहे हैं ये फाइब्री रीजन है, इसी फाइब्री रीजन से एग एम्पुलरी रीजन में आएगा। और अभी एक माँ इसमें से आएगा और दूसरे माँ ये राइट साइड से होगा, लेफ्ट राइट अल्टरनेट करके ये प्रोसेस चलता है। सिंपल सा है। अब आप स्पर्म का मूवमेंट देखेंगे, स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है। स्पर्म यहां से चला वेजाइना, देन वेजाइना से सर्विकल कैनाल, देन यूट्रस, उसके बाद देन इस्थमस, और उसके बाद वहां से कहां आ गया, एम्पुलरी रीजन। ये आपका स्पर्म का पाथ है। उसी तरह से एग का पाथ देखें, ओवम जो है, ओवम नहीं, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे या एग कहेंगे, ओवम नहीं कहा जाएगा अभी, चूंकि अभी सेकेंड मियोसिस पूरी नहीं हुई, मेटाफेज सेकेंड मियाटिक मेटाफेज में यह अरेस्ट है, सेकेंड oocyte है, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे इसको, ये एक बोलेंगे। यहां से रिलीज होगा, कहाँ जाएगा, फाइब्री, इस स्टमक का फिलोपियन ट्यूब का फाइब्री पोर्शन आ गया, देन इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्पुला, और एम्पुला से फिर जंक्शन में आ जाएगा, कहाँ, एम्पुला और इस्थमस के बीच का जो जंक्शन है वहां आ जाएगा। दिस इज द रीजन फर्टिलाइजेशन। ये आपका स्पर्म का पाथ है, कैसे चल रहा है, कहाँ कहाँ से होके जा रहा है। ये आपका ओवा का पास कहाँ से होके जा रहा है, और दोनों एक दूसरे से मिल कहाँ रहे हैं, एम्पुलरी रीजन में, यानी जंक्शन बिटवीन द इस्थमस एंड इनफंडिबुलम, उसको कहेंगे एम्पुला। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और ये पाथ हो गया स्पर्म का, ओवा का। यहां जब मिल जाएंगे तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता। ये आपका क्लियर हो गया होगा, इंसेमिनेशन एंड
flow of sperm and flow of egg into the ampullary region of the fallopian tube. This is the clear. नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये अब हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। फर्टिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछे गए हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो कभी कभी न जानने के नाते गलत भी हो जाते हैं। देखिए ये आपका एग है, एक पोर्शन फर्स्ट पहले ही हम लोगों ने एग में देखा था इसको, ये एग है जिसमें से स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, उसी को ये वाल दिखाया गया है, एग का वाल है। अब हम लोग जरा सा स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, एग का। सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो दो वाल होती है। सबसे बाहरी वाल को क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, और उसके नीचे अंडर जो उसके नीचे वाली वाल होती है उसको कहेंगे जोना पेलुसिडा। दो वाल होती है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, दो वाल होती है। ये देखेंगे दो वाल है। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये हाफ पार्ट दिखाया गया है। एग का स्ट्रक्चर 2 लेयर्स, कोरोना रेडिएटा हार्ड लेयर होती है, कंपैक्ट होती है, और जोना पेलुसिडा शाफ्ट होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस मेटाफेजिक स्टेज में, सेकंड मियाटिक मेटाफेजिक स्टेज में है। अभी मियाटिक पूरा नहीं हुआ है, सेकंड मियाटिक पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा कब होगा, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा इसकी वाल को, एक की वाल को। सबसे पहले कौन सी वाल पड़ेगी, कोरोना रेडिएटा। ध्यान से समझिएगा, कोरोना रेडिएटा सबसे पहली वाल है, कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा। स्पर्म हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा है, एक्रोसोम होता है, उसके ऊपर कैप होती है। एक्रोसोम जो होता है वो लाइसोसोम जैसा बिहेव करता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के पास, यानी स्पर्म के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। पहले एंजाइम्स को कहेंगे हेलेरियोनिडेज। क्या कहेंगे, हेलेरियोनिडेज। स्पेलिंग देखिएगा, HYALURODINASE, हेलेरोडिनेज, सॉरी हेलेरोनिडेज है, डिनेज नहीं निडेज है। ये है हेलेरो, HYALURONIDASE, हेलेरोनिडेज। और दूसरा हार्मोन है एक्रोसिन, ACROSIN, एक्रोसिन। हेलेरोनिडेज एंड एक्रोसिन दो एंजाइम है। हेलेरोनिडेज जो होता है वो जोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, ये हार्ड होती है, इसलिए ये हार्ड एंजाइम है। और जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन डिसॉल्व करती है। ये एक बार पूछा गया था कि जोना कोरोना रेडिएटा को कौन सा एंजाइम है स्पर्म के पास जो इसको डिसॉल्व करता है, तो कौन सा एंजाइम है, हेलेरोनिडेज, और जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन। तो कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा दोनों वाल को पेनिट्रेट करने के लिए इसके पास दो एंजाइम्स हैं। दो एंजाइम्स आपको याद रखना पड़ेगा। प्रायः लोग एक्रोसिन ही याद रखते हैं, लेकिन हेलेरोनिडेज को भूल जाते हैं। उसके बाद इसी दोनों एंजाइम के माध्यम से ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। देखिए यहाँ पर ये पहुंच रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, एक्रोसोम है, नेक है, उसके बाद मिडिल पीस है, इसका कैप जोना कोरोना रेडिएटर से अटैच होगा, एक्सेप्टर होंगे, वो एक्सेप्ट करेगा,
और इसके बाद इसमें से एंजाइम जो निकलेगा हेलोरोनिडेस, ये कोरोना रेडिया को हाइड्रोलाइज करेगा। और उसके बाद दूसरा एंजाइम्स निकलेगा एक्रोसिन, जो जोना पेलिसोटा को हाइड्रोलाइज करेगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका एक्रोसोम के नीचे जो न्यूक्लिक मटेरियल है स्पर्म का, वो न्यूक्लिक मटेरियल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक स्पर्म का न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए रिलीज होगा, उसी समय जो एग के अंदर न्यूक्लियस है, जो मेटाफेजिक स्टेज में, सेकेंड मियोटिक मेटाफेजिक स्टेज में पड़ा हुआ है, उसका मियासिस पूरी हो जाएगी। उसमें दो, एक पोलर बॉडी बन जाएगा, एक न्यूक्लियस बन जाएगा। पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाएगा, न्यूक्लियस बचेगा। ये न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस डीएनए और एग का डीएनए दोनों फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन तब होगा। इसी पीरियड को हम ओवम कहेंगे। जैसे ही इसका मियाटिक सेकंड पूरा होगा, देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू ओवम। इसलिए ओवम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम होता है। उसके बाद जैसे फ्यूजन हो जाएगा, ये जाइगोट में बदल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नाउ अगेन एक बार फिर से समझना है इसको। ये एग है, यानी सेकेंडरी ओसाइट, जिसके अंदर न्यूक्लियस मियोटिक सेकेंड डिवीजन में पड़ा हुआ है। मियोटिक सेकेंड पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको सेकेंड ओसाइट अभी बोलते हैं या एग बोल देते हैं, ओवम नहीं बोलेंगे। इसके चारों तरफ दो वाल होती है, दो लेयर होती है। पहला लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, दूसरा लेयर होती है जोना पेलिसिडा, उसके बाद एक तीसरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे साइटोप्लाज्म, देन मेटाफेजिक स्टेज में न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग। स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एफ होती है कैप, उसके बाद एक्रोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसके बाद नेक है, उसके बाद उसका पीस, मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, देन टेल। मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स अटैक ओवर द एग इन द एम्पुलरी रीजन। वन ऑफ द स्पर्म सक्सेस टू पेनिट्रेट इन द साइटोप्लाज्म by dissolving the outer layer of the egg। जैसे ही एग पेनिट्रेट करेगा, ये वॉल आपकी ब्लॉक हो जाएगी, दूसरा कोई स्पर्म एंट्री नहीं करेगा। एक चीज, पेनिट्रेशन कैसे होता है? फर्स्ट एक्रोसोमल रीजन, कैप रीजन जोना रेडिएटा को अटैच करेगा। जोना रेडिएटा में असेप्टर होते हैं, उसको असेप्ट करेंगे। देन हेलोरोनिडेस एंजाइम रिलीज होगा एक्रोसोम से, जोना रेडिएटा डिसॉल्व हो जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएगा कैप के साथ, एक्रोसोम के साथ। देन जोना पेलिसिडा पड़ेगा, उसको एक्रोसिन रिजॉल्व कर देगी। उसके बाद दोनों वॉल रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यही एक्रोसिन पुनः रिजॉल्व कर देगी। उसके बाद एक्रोसोम का काम खत्म हो गया। पीछे जो न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए पड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो एंट्री कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे ही प्लाज्म एंट्री करेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म एंट्री करते ही एक का जो न्यूक्लियस मेटाफेजिक स्टेज में है, उसका मेटाफेज स्टेज मियाटिक सेकेंड पूरी हो जाएगी। एक न्यूक्लियस रिलीज होगा, एक पोलर बॉडी रिलीज होगी। पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी जो है डीजेनरेट हो जाएगी। ये स्पर्म का डीएनए आपके जो है वो एग के डीएनए से फ्यूज कर जाएगा, डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाएगा। देन दिस नोन एज जाइगोट। एंड जैसे ही मेटाफेजिक पूरा होगी, ये ओवम कहलाएगा। इसलिए ओवम शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग कहते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में ओवम कहलाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये आप समझ गए होंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। आप देखेंगे इसमें से इसी समय सेक्स डिटरमाइन भी हो जाता है। सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा? जो एग है, एग में एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के केस में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से हाफ क्रोमोसोम नंबर है, इसमें केवल एक्स है। और मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाला भी वाई वाला दोनों अटैक कर रहे हैं। अगर एक्स का स्पर्म एंट्री करता है तो एक्स से एक्स मिल जाएगा, यहाँ एक्स ही है तो
फीमेल होगी, और Y एंट्री करेगा तो XY हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। इसी समय सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। कैसे? आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ा था, X एग है, आइदर X और Y पेनिट्रेट करेगा स्पर्म का, X वाला जब करेगा तो वो फीमेल होगा, Y वाला करेगा तो मेल होगा, क्योंकि सेक्स का डिटर्मिनेशन ह्यूमन के केस में मेल करता है, फीमेल नहीं। X जाएगा तो मेल होगा और Y जाएगा तो फीमेल हो जाएगा। सेक्स डिटरमाइन भी यहीं पर हो जाता है। दिस इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा और आपका जो है वो जाइगोट बन जाएगा। अब वही थ्योरी में भी है, देखें, फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इन ओवम, स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, सो कॉपुलेशंस, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी होगी, स्पर्म कंटैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, it induced change in the membrane that block entry of the additional sperms। जैसे ही एंट्री करेगा जोना पेलुसिडा से, ये ब्लॉक हो जाएगा, जिससे एडिशनल स्पर्म में एंट्री नहीं कर सकेंगे। कैसे होगा? सेक्शन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प स्पर्म्स टू इंटर द एग साइटोप्लाज्म बाय जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस कार्पस सेकेंड मियाटिक डिवीजन हो जाएगा इसी समय, और सेकेंडरी oocyte ओवम में बदल जाएगी। देखिए, फ्रॉम ओवम, ओटिड से ओवम में बदल जाएगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज होगी, एंड हेप्लॉइड न्यूक्लियस तब जाकर के यहाँ पे फिर हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूज होगा ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। एक साथ सब हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हो गया आपका। अब देखें आगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बन गया एम्पुलरी रीजन में। अब ये जाइगोट जो डिप्लॉइड है, अब इसमें क्या होता है? क्लीवेज होगा उसी एम्पुलरी रीजन में 1 वीक्स के अंदर। 1 वीक्स, नियर अबाउट 1 वीक्स जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही ये जाइगोट रहता है। आगे क्या हो रहा है? जाइगोट ये है डिप्लॉइड, फिर इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। ध्यान से समझिएगा, क्लीवेज होगा तो इसमें 2 सेल हो गई। क्लीवेज और माइटोसिस, सिंपली माइटोटिक डिवीजन होता है, बट साइज से न्यूक्लियस इसमें कोई नहीं चेंज होता, केवल न्यूक्लियस, केवल जो है वो डिवीजन हो रहा है। क्लीवेज और माइटोसिस मंत्र जानते हैं, इसकी शेप साइज नहीं बदलती है क्लीवेज में, माइटोसिस में साइज भी बदल जाती है। तो इसका वॉल्यूम एक ही है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा और जोना रेडिएटा है। जोना रेडिएटा अब धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, केवल जोना पेलुसिडा रहेगा बस। फर्टिलाइजेशन के बाद जोना रेडिएटा धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, जोना पेलुसिडा से भी कवर है। तो जोना पेलुसिडा जो चारों ओर से कवर है, इसलिए इसकी साइज को बढ़ने नहीं देती है। क्लीवेज हुआ, 2 सेल हो गई। उसके बाद इसका फिर पुनः क्लीवेज हुआ, 4 सेल हो गई। 4 सेल से फिर से क्लीवेज हुआ, ये 8 सेल हो गई। 8 सेल स्टेज से फिर ये 16 सेल स्टेज हो गई, 16 सेल। अब यहां पे इसको क्या कहेंगे? मॉरुला। ये जो क्लीवेज हो रही है, इसको हर सेल को क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ये जितनी सेल बन रही है, एक एक सेल को हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्लीवेज के बाद 2 सेल हुआ, देन 4 सेल हुआ, देन 8 सेल हुआ, देन 16 सेल हुआ। इस 16 सेल को मॉरुला टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, जिसको मॉरुला स्टेज कहते हैं। और जितनी सेल बने हुई सबको ब्लास्टोमियर कहेंगे। अब ये 16 सेल के स्टेज देखिए चेंज होता है। अब ब्लास्टुला आएगा, ब्लास्टुला में चेंज होगा। ब्लास्टुला में क्या चेंज होगा? बीच में एक कैविटी बनेगी, जिसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे। इसके चारों तरफ के जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ट्रोफोब्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा आप। ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गई ब्लास्टोसील। और ये इनर मास सेल बोलेंगे, ये यहीं पर कलेक्ट होकर के ऑर्गेनाइज हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। देखिए, ब्लास्टोसिस्ट। और ये कैविटी बन जाएगी, जिसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे।
ये मारुला ब्लास्टोसिस्ट में बदल रहा है। इस स्टेज को कहेंगे ब्लास्टुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोब्लास्ट सेल किनारे किनारे हो जाएंगे, बीच में सेल एक जगह सेल, इसको इनर सेल माउस कहेंगे, अरेंज हो जाएगी। इसको हम सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बीच में कैविटी बनेगी, इसको ब्लास्टोसील कहेंगे, जिसके अंदर कैविटी होती है। अब ये मारुला ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा, यानी ब्लास्टुला स्टेज इसको बोलेंगे। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, ये सेल्स में डिवाइड होगी, यहाँ 32 सेल हो जाएंगे। यहाँ 16 सेल थी, यहाँ पर 32 सेल हो जाएंगी, 32 सेल स्टेज। जस्ट एक क्लीवेज और हो जाएगी, तो 16 से 32 सेल तो हो ही रही हैं। साथ ही साथ सेल्स का रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, एक कैविटी फॉर्म हो रही है और अंदर की सेल एक जगह कलेक्ट होकर के इंटरसेल मास बना रही हैं। इसको ब्लास्टोसिस्ट कर रहे हैं। ये स्टेम सेल की तरह वर्क करती हैं। ये भी एक स्टेम सेल है, ट्रोफोब्लास्ट भी, और इनर मास, जिसको इनर सेल मास है, ये भी एक स्टेम सेल की तरह काम करती है। स्टेम सेल आप जानते होंगे, स्टेम सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्टेम सेल डिवाइड करता है केवल, और डिवीजन इसमें करके डिफरेंशिएट होता है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, डिवाइड करके डिफरेंशिएट भिन्न भिन्न तरह की सेल बनाती हैं एक, और दूसरा ये रिन्यूअल भी करती हैं। दो विशेषताएं इसके अंदर होती है स्टेम सेल में। हर प्रत्येक एवरी स्पेस सेल रिन्यू इटसेल्फ, जिससे उनका जो नंबर है पूल बना रहे, अपना रिन्यू भी करती हैं और डिवाइड करके डिफरेंशिएशन भी करती हैं, भिन्न भिन्न तरह की सेल बनाती हैं। इसीलिए स्टेम सेल इसको कहा जाता है। इसका काम केवल डिवाइड करना है बस। तो ये इनर सेल मास भी स्टेम सेल है और ट्रोफोब्लास्ट भी स्टेम सेल है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट चल करके प्लेसेंटा बनाएगा और इनर सेल मास जो है वो ब्लास्टोसिस्ट जिसको कहते हैं, ये आगे चल करके 3 जर्म लेयर में बदलेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसलिए ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करता है। अब आप देखें ब्लास्टोसिस्ट, मारुला 16 सेल स्टेज को कहेंगे। अब ये मारुला जो है ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा, ब्लास्टुला स्टेज आएगी। चारों तरफ से ट्रोफोब्लास्ट सेल डिफरेंशिएट होगी, अंदर की सेल जो है एक जगह कलेक्ट हो जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट, और एक कैविटी बनेगी जिसको ब्लास्टोसील कहेंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट, जिसको ट्रोफोब्लास्ट जो कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम लोग देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये समझ गए होंगे। देखिए ये आपका फाइनली स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का, वही है। इसमें क्लीवेज हुआ, देखें, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, जिसको क्लीवेज कहेंगे, स्टार्ट्स एंड इट मूव्स थ्रू इस्थमस टुवर्ड्स द यूट्रस फ्रॉम 2, 4, 8, 16 सेल, यानी ये सब डॉटेड सेल हैं, कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। बता दिया गया कि जो सेल डिवाइड हो रहे हैं इसको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। एम्ब्रियो विदिन 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मारुला। ये मारुला स्टेज है। मारुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है। ये मारुला ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट की डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो कैविटी जिसको ब्लास्टोसील बोलेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब हो जाएगी, इतने समय तक फिलोपियन ट्यूब में जाइगोट रहेगा। जाइगोट जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा, फिर जाइगोट यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाएगा और यूट्रस में जाते ही यूट्राइन की वॉल से ब्लास्टोसिस्ट उसके एंडोमेट्रियम वॉल में धंसेगा, अटैच होगा। इसी को प्लांटेशन कहते हैं। यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ये कहाँ रहेगा? फिलोपियन ट्यूब में। नियर अबाउट 1 वीक लगता है जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट में बदलने में, नियर अबाउट 1 वीक लगता है। 1 वीक के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर जाएगा, जहां पे इसका प्लांटेशन होगा, यानी अटैच करेगा। प्लांटेशन का मतलब यही, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से धंस जाएगा, अटैच होगा, और ये इसी को इम्प्लांटेशन कहेंगे। वो बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये आपका ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमियर्स, ट्रोफोब्लास्ट मैंने बता दिया था आउटर वाली, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, इसकी भी चर्चा हो गई है। अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव्स नरिशमेंट टू इनर सेल मास। ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ये आउटर वाला सेल जो है, ये इनर सेल मास यानी नरिशमेंट का काम करता है। ये देखेंगे ब्लास्टोसील है, ये फिर से देख लें जाइगोट है, ये 8 सेल स्टेज हो गया, ये 16 सेल स्टेज हो गया, ये आपका ब्लास्टुला आ गया। इसके अंदर ब्लास्टोसील है और देखेंगे आप ये आपका एक किनारे वाला ब्लास्टो ट्रोफोब्लास्ट है। ये देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है, नरिशमेंट का काम करता है, किसके, इनर सेल मास का। ये हो गया हमारा ट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट कहाँ जाएगा, यूट्राइन की वाल में, यूट्रस की वाल में एंडोमेट्रियम से अटैच होगा। उसके बाद ये ब्लास्टोसील, तब जाकर के इसका गैस्टुलेशन होगा। गैस्टुलेशन जो है यूट्रस में होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लास्टुला स्टेज तक, जाइगोट से ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोसिस तक तो फिलिपियन में होता है। ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होगा यूट्रस की बॉल में एंडोमेट्रियम की, देन वहां पे गैस्टुलेशन होगा। गैस्टुलेशन का प्रोसेस पूरा होगा, 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जब 3 जर्म लेयर बन जाएंगी तब जोना पेलुसिडा डिसअपियर होगी। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। आगे चर्चा हम लोग करते हैं। ये हो गया आपका इम्प्लांट। यहां हम लोग केवल इम्प्लांटेशन तक पढ़ेंगे। देखिएगा ये यूट्राइन की वॉल है, फर्स्ट स्टेज है। ये ब्लास्टोसिस यूट्राइन की वॉल से अटैच हो रहा है। देखेंगे यूट्राइन की वॉल में हम लोग देखेंगे यूट्राइन की वॉल में 3 वॉल होती हैं। पहले को हम क्या कहेंगे, पहले वाल को क्या कह रहे हैं, दूसरे वालों को क्या कहेंगे, तीसरे वालों को क्या कहेंगे। 3 है। सबसे इनर वाली जो है वो एंडोमेट्रियम है और बीच वाली को मायोमेट्रियम और सबसे आउटर वाली को हायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम और उसके बाद एंडोमेट्रियम, देन इट इज नोन एज, आउटर को क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ध्यान रखिएगा, पेरीमेट्रियम। मिडिल वाले को मायोमेट्रियम और इनर वाले को एंडोमेट्रियम। ये होती है 3 वाल यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम देखिएगा, एंडोमेट्रियम ये ग्रो करेगी। अब देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मदद से इसका ग्रो होगा। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकल रहा है, रप्चर हो गया तो कार्पस ल्यूटियम से भी निकल रहा है, पहले हो चुका है, बताया जा चुका है। तो ये यूट्राइन की वॉल ग्रो करेगी और ये ब्लास्टोसिस का ट्रोफोब्लास्ट इसमें जाकर के धंसेगा। देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांट, इसी को प्लांटेशन कहेंगे। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही इसको अटैच करेगा ये यूट्राइन की वॉल क्या करेगी, ये ग्रो करेगी। इसको पूरे के पूरे आधे ब्लास्टोसिस्ट को बीच में कर लेगी ग्रो करके। इसी को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये एंडोमेट्रियम वॉल में इम्बेड हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, देखिए इस स्टेज में इम्बेड हो गया। ये आपकी ये वाल जो है यूट्रस की वाल है और ये जो है आउटर वाल है। अब इसी एंडोमेट्रियम वॉल में देखेंगे ये इम्बेड हो रहा है, इम्बेड अंदर चला जा रहा है। चूंकि एंडोमेट्रियम वॉल
इसको ग्रो करके कवर कर ले रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम यूट्राइन की वॉल में धंसेगा और उसको वो एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, इसी को कहेंगे इम्प्लांटेशन। आगे क्या होगा, आगे फर्दर हम लोग आगे डिवाइड करेंगे। केवल आज हम यही पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम वॉल में दोनों अटैच हो गए। ये ब्लास्टोसिल स्टेज है। आगे गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन होगा तो 3 जर्म लेयर बनेगी। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन स्टेट होगा धीरे धीरे इसकी जोना प्लूरसिडा जो है डिसअपियर हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी और उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। बनाएगी कौन? यही 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी, देन इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांटेशन तक आज इतना पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। अब रिजल्ट क्या निकला फर्टिलाइजेशन में? इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन के बाद एम्पुलरी रीजन में उधर से ओवुलेशन हुआ। एम्पुलरी रीजन में दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और सेकेंड oocyte का, एग का। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमने बता दिया कैसे हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट का डिवीजन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्टोला स्टेज तक आया, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये यूट्रस में जाएगा। यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में ये धंसेगा। इसी धंसने को, इसी अटैचमेंट को क्या कहेंगे हम? इम्प्लांटेशन। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में है, ब्लास्टोसिल स्टेज में। उसके बाद आगे गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन इम्प्लांटेशन के बाद होगा। गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स बनती हैं। ओके। और उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। इसको हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। आई होप कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन आपकी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।